प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हम इंडक्टर और रजिस्टर का दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर एक सीरीज एलआर सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट में जो करंट है वो इक्वी डायरेक्शनल और इक्विवेलेंट होगा, जिसके कारण उसकी ये जो डायरेक्शन और वैल्यू इक्वल होने के कारण हमें यहाँ पे उस करंट की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज रजिस्टर और इंडक्टर दोनों में अपनी डायरेक्शन अलग अलग शो करता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो उस कॉम्बिनेशन को हमने फेजर डायग्राम के कंपैरिजन में कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था और उसका इक्विवेलेंट डायरेक्शन मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर हमने कुछ इस तरह से दो वेक्टर्स के एडिशन को लेकर फाइंड आउट किया था, जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी किसकी थी? वो थी पोटेंशियल की प्रॉपर्टी, मतलब कि हमने यहाँ पे वोल्टेज का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर इस वोल्टेज के रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पे जो ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन में अगर हम इस डिनोमिनेटर की टर्म को देखते हैं तो ये डिनोमिनेटर की टर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करती है ये हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई एल स्क्वेयर जो ये टर्म है वो टर्म असल में इस पूरी की पूरी सर्किट के इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमें ये चेक करना है कि किस थियरीज के बेसिस के ऊपर ये जो आपकी डिनोमिनेटर की टर्म है वो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें कुछ यहाँ पे ये समझना है कि ये जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है वो क्या है? VL है, मतलब कि इंडक्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो कौन सा वेक्टर है? वो है रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला उसका VR, मतलब कि रजिस्टर का वोल्टेज। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो आपका ओहमिक रिलेशन है वो क्या है? ओहमिक रिलेशन है V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि यहाँ पे ये करंट और ये ऑब्स्टेकल वाली प्रॉपर्टी मतलब कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रजिस्टर के लिए और अगर इंडक्टर के लिए दोनों के लिए मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, इसी इक्वेशन को मैं पहले रजिस्टर के लिए लिखता हूं तो ये क्या आएगा? वोल्टेज फॉर रजिस्टर इज इक्वल्स टू करंट फॉर रजिस्टर और रजिस्टर की ऑब्स्टेकल प्रॉपर्टी जो कि है रेजिस्टेंस। और इसी इक्वेशन को अगर मैं इंडक्टर के लिए लिखता हूं तो क्या आएगा? VL इज इक्वल्स टू IL, और यहाँ पे क्या आएगा? इंडक्टर की ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी जिसे कि हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस काई एल। तो कुछ इस तरह से होगा। अब हम ये जानते हैं कि ये करंट ऑफ रजिस्टर और करंट ऑफ इंडक्टर ये दोनों क्या होते हैं? दोनों इक्विवेलेंट होते हैं और इक्वी डायरेक्शनल होते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे ये करंट और ये करंट इन दोनों की ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो इक्वल्स होंगी। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि दोनों की डायरेक्शन इक्वल होगी और हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब कि हमें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे रजिस्टर में ये जो वोल्टेज की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वही डायरेक्शन रजिस्टर के ऑब्स्टेकल की होगी, मतलब कि जो डायरेक्शन यहाँ पे वोल्टेज ऑफ रजिस्टर की है वही डायरेक्शन यहाँ पे रजिस्टेंस की होगी। और यहाँ पे जो डायरेक्शन वोल्टेज ऑफ इंडक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी होगी? वही डायरेक्शन यहाँ पे इंडक्टर के रिएक्टेंस की होगी, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ VL विल बी इक्वल्स टू द डायरेक्शन ऑफ काई एल। तो उसके इस पूरे के पूरे कंक्लूजन के अकॉर्डेंस में हम यहाँ पे ये जो हमारा फेजर डायग्राम था इस फेजर डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं कि VL के रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं काई एल, और यहाँ पे VR के रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं कैपिटल R, मतलब कि रजिस्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। और यहाँ पे VL के रिप्लेसमेंट में जो टर्म लिखी जाती है वो क्या है? यहाँ पे इंडक्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी काई एल। तो कुछ इस तरह से ये जो आपका फेजर डायग्राम है वो फेजर डायग्राम नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे VL के रिप्लेसमेंट में आएगा काई एल और यहाँ पे VR के रिप्लेसमेंट में आएगा R। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये पहले केस में ये जो पूरा का पूरा फेजर डायग्राम था वो किसका था? वो वोल्टेज का फेजर डायग्राम था,
जबकि अब हम यहाँ पे वोल्टेज को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाती है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अब ये वोल्टेज की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, ये किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, ये प्रॉपर्टी बन जाती है ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टी। तो पूरी की पूरी एल आर सर्किट का जो ऑब्स्टेकल बनेगा वो ना ही रेजिस्टेंस होगा और ना ही रिएक्टेंस होगा, वो ऑब्स्टेकल क्या बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा इम्पीडेंस। तो इसके कारण यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आएगा जेड, मतलब कि जेड एल आर। तो ये जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर सॉरी इक्विवेलेंट वेक्टर था, वो इक्विवेलेंट वेक्टर अब यहाँ पे जो नया बनने वाला फेजर डायग्राम है उसमें क्या बन जाएगा, जेड एल आर, जो कि आपके इस एल आर सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस पूरे के पूरे फेजर डायग्राम को अब यहाँ पे अच्छी तरह से ड्रॉ करके इंपीडेंस के लिए, रिएक्टेंस के लिए और रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करता हूं। तो ये फेजर डायग्राम है आपके लिए कुछ काई एल आर और जेड एल आर को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम। तो ये डायग्राम को अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी की पूरी एल आर सर्किट के लिए अगर हम इफेक्टिव ओपोजिशन की बात करते हैं तो ये इफेक्टिव ओपोजिशन क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि रजिस्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस और इंडक्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो पूरी की पूरी एल आर सर्किट की ये जो ओपोजिशन प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है, या तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेड एल आर, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंपीडेंस को। तो ये जिस तरह से हम यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं, और अगर इस इक्वेशन में हम I को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या बनता है, V अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे ये जो V है वो V किसका था, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर का V था। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरी की पूरी सर्किट का V इस्तेमाल करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, जेड एल आर, मतलब कि एल आर सर्किट का इंपीडेंस आएगा। तो ये जो इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू V अपॉन जेड एल आर, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपकी पूरी की पूरी एल आर सर्किट को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर मैं यहाँ पे जेड एल आर को कंसीडर करता हूं तो वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए, जो कि ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ सी। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका ए एंगल है, मतलब कि ये एंगल ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल होने के कारण अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं तो क्या होगा, ओ सी, मतलब कि ये साइड ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो अगर मैं यहाँ पे ओ ए स्क्वेयर लिखता हूं तो ओ ए स्क्वेयर क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर के इक्वल में। और यहाँ पे AC का स्क्वायर क्या आएगा, तो AC किसके इक्वल्स में है, AC यहाँ पे काई एल के इक्वल्स में है, मतलब कि OB के इक्वल में है। तो इसके कारण क्या होगा, AC की वैल्यू हम यहाँ पे OB की वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो AC की वैल्यू बनेगी ये काई एल, तो यहाँ पे AC स्क्वायर विल भी क्या होगा, काई एल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमने ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दिया, जिसके कारण क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे ओ सी स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओ ए स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू को स्क्वायर रूट में लिख देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे जेड एल आर, मतलब कि ओ सी। तो कुछ इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल को यूज करके इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है जेड एल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई एल स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका इस फेजर डायग्राम का इक्विवेलेंट इक्वेशन, और इस काई एल और इस रजिस्टर दोनों का यूज करके हमने पूरी की पूरी एल आर सर्किट का ऑब्स्टेकल या तो इफेक्टिव ओपोजिशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, जो कि इफेक्टिव ओपोजिशन यहाँ पे क्या बनता है, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, जो कि जेड एल आर है, और ये रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरह के वेक्टर से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है काई एल,
तो काई एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, काई एल इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एल क्या है, वो है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही वीडियो में जब हमने इस पूरी की पूरी एलआर सर्किट को कंसीडर किया था, उस कंसीडरेशन में हमने इंडक्टर का इंडक्टेंस कैपिटल एल से क्या किया था, कंसीडर किया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया जाने वाला सप्लाई कौन सा है, एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसे भी हम यहाँ पे मोर सिंप्लीफाई करके 2 टाइम पाई एफ कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो इक्वेशन था इम्पीडेंस का, इसका मोर सिंप्लीफिकेशन। और ये मोर सिंप्लीफिकेशन क्या बनता है, जेड एल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काई एल को रिप्लेस करना है ओमेगा और एल से, जिसके कारण यहाँ पे इन दोनों को इंडिविजुअली क्या अप्लाई होगा, स्क्वायर अप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया, जेड एल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो आगे जो हमने इक्वेशन देखा था, मतलब कि यहाँ पे हमने वोल्टेज का फेजर डायग्राम यूज करके जो हमने इक्वेशन देखा था, उस इक्वेशन में क्या था, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन यहाँ पे था अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस काई एल स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर था, वो डिनोमिनेटर असल में क्या था, वो असल में आपकी पूरी की पूरी एल आर सर्किट का इफेक्टिव ओपोजिशन था। तो हमने ये चेकआउट करने की कोशिश की नया फेजर डायग्राम बनाकर कि क्या ये असल में आर स्क्वेयर प्लस काई एल स्क्वेयर ये इम्पीडेंस की ही वैल्यू है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी था कि जैसे कि हम ओहमिक इक्वेशन को यूज करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म वो क्या बन के आती है, वो असल में आपकी सर्किट का ये ओपोजिशन ही होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना आवश्यक था कि क्या ये असल में ये जो पूरी की पूरी डिनोमिनेटर की टर्म थी, वो टर्म क्या ये पूरा का पूरा इफेक्टिव ओपोजिशन ही था ना। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे के पूरे प्रूफ को देखने के बाद यहाँ पे ये जो हमें कंक्लूजन दिया गया है उसे देखना है। The effective opposition offered by the LR circuit to the AC is called the impedance of LR circuit, जो कि यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे ZLR से रिप्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि पूरी की पूरी सर्किट में इफेक्टिव वोल्टेज किस तरह से फाइंड आउट होता है और इफेक्टिव ओपोजिशन किस तरह से फाइंड आउट होता है। और ये वोल्टेज, करंट और इफेक्टिव ओपोजिशन का जो रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पे रिजल्टेंट में क्या है, I इज इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन ZLR। ओके, तो आगे देखते हैं। लेट phi be the angle made by the resultant of VL and VR with the x-axis, then from the figure we get, मतलब कि अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वो रिजल्टेंट वेक्टर पहले फेजर डायग्राम में किसका रिजल्टेंट वेक्टर था, वो यहाँ पे था कैपिटल V, और इस फेजर डायग्राम में ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, वो यहाँ पे है ZLR का। लेकिन यहाँ पे अगर हम V को कंसीडर करते हैं या तो ZLR को कंसीडर करते हैं, दोनों की ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ पे है, वो डायरेक्शन कुछ इसी वेक्टर के फॉर्मेट में है। तो अगर मैं इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला अगर मैं एंगल कंसीडर करता हूं, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा फेज एंगल। तो ये जो फेज एंगल है, वो फेज एंगल असल में किसका एंगल है, असल में ये रजिस्टर आर और रिएक्टेंस काई एल, इन दोनों से बनने वाले रिजल्टेंट वेक्टर का फेज एंगल है। मतलब कि ये रजिस्टर और रिएक्टेंस दोनों के बीच में कितना फेज एंगल प्रिपेयर होगा, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ये उस फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि यहाँ पे इस काई एल और यहाँ पे इस रजिस्टर दोनों के बीच में प्रिपेयर होने वाला है। तो रजिस्टर और यहाँ पे इंडक्टर, इन दोनों की ये ऑब्स्टेकल की ये जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों के बीच में प्रिपेयर होने वाले इस फाई एंगल को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, तो ये क्या ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे टेन ऑफ फाई लेना पड़ेगा।
तो टेन ऑफ फाइव का इक्वेशन क्या होता है? टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन ओ ए, मतलब कि ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये क्या है? ये है आपकी ओपोजिट साइड। तो अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं तो ये बनेगी इसकी ओपोजिट साइड ए सी। और यहाँ पे इसकी एडजेसेंट साइड क्या बनेगी? एडजेसेंट साइड बनेगी ये उसकी ओ ए, मतलब कि ये जो बनती है ये उसकी है एडजेसेंट साइड। तो इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन यहाँ पे ये बनता है ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ओपोजिट साइड कौन सी है? ये है यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन ये एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये है ओ ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ ए। तो कुछ इस तरह से हमने टेन ऑफ फाइव का इक्वेशन लिख दिया। अब हम यहाँ पे इस टेन ऑफ फाइव का इक्वेशन यूज करते हैं और जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है अलग अलग साइड्स का, उस मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया था टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ओ ए, लेकिन इस ए सी को हम इक्वल्स में लिख सकते हैं ओ बी के, मतलब कि ए सी इज इक्वल्स टू ओ बी। तो हमने यहाँ पे ए सी को ओ बी लिख दिया। और ये हम जानते हैं कि पहले फेजर डायग्राम में ये ओ बी क्या था? ये था यहाँ पे वी एल, और ये ओ ए क्या था? वो यहाँ पे था वी आर, और ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर था वो यहाँ पे क्या था? वो यहाँ पे था कैपिटल वी। तो कुछ इस तरह से इस फेजर डायग्राम को फिर से रिपीटेडली कंसीडर करके हम यहाँ पे ओ बी के इक्वल में या तो ए सी के इक्वल में लिखेंगे वी एल को, और यहाँ पे ओ ए के इक्वल में, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वल में जो ये मैग्नीट्यूड है उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे वी आर। तो कुछ इस तरह से वी एल अपॉन वी आर हो गया। और अब हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि ये जो हमारा ओहमिक रिलेशन है वो क्या है? इंडक्टर के केस में वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू काई एल है, मतलब कि यहाँ पे आएगा काई एल। और रजिस्टर के केस में ये आपका वोल्टेज है आई इंटू आर। तो यहाँ पे हम इस आई इंटू काई एल और आई इंटू आर की टर्म्स को यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वी एल और वी आर की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन में यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो क्या आया? वी एल अपॉन वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू काई एल अपॉन आई इंटू आर। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों की टर्म में से हम यहाँ पे करंट की टर्म को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि करंट की ये जो वैल्यूज है वो वैल्यू इक्वी डायरेक्शनल और इक्विवेलेंट है, जिसके कारण हम यहाँ पे इस टर्म में से करंट को यहाँ से क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो रिजल्ट में टेन ऑफ फाइव क्या बन के आएगा? टेन ऑफ फाइव बन के आएगा काई एल अपॉन आर। तो कुछ इस तरह से हमने इन सभी टर्म्स को, मतलब कि इस इक्वेशन को यहां से यूज करके क्या बना दिया? टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू काई एल अपॉन आर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वोल्टेज का ये जो फेजर डायग्राम था उसे अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मुझे कुछ इस तरह के वे से क्या होना पड़ेगा? पास आउट होना पड़ेगा, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यहाँ पे क्या आएगा? काई एल अपॉन आर। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस फेजर डायग्राम को यहाँ पे कंसीडर करता हूं तो ये फेजर डायग्राम भी मुझे यहाँ पे क्या देता है? टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू काई एल अपॉन आर, जो कि यहाँ से डायरेक्टली हमें शो हो सकता है। तो ये हो गया काई एल अपॉन आर, चूंकि हम यहाँ पे वोल्टेज के फेजर डायग्राम या तो हमारे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फेजर डायग्राम का यूज करके फाइंड आउट हो सकता है। तो ये यहाँ पे फाई क्या था? वो फाई यहाँ पे एक फेज एंगल था जो कि हमारे रजिस्टर और रिएक्टेंस दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला था। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे फेज एंगल का वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमने यहाँ पे टेन ऑफ फाइव का यूज किया, और उस टेन ऑफ फाइव का इक्वेशन हमें क्या मिला है? काई एल अपॉन आर। तो उस फॉर्मेट में अगर मैं इसी इक्वेशन में यहाँ पे इस काई एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल लिख देता हूँ। ओमेगा मतलब कि मेरी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एल मतलब कि मेरा इंडक्टर का इंडक्टेंस। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये था हमारा थोड़ा सा मोर सिंप्लीफिकेशन, जो कि हमने यहाँ पे काई एल की वैल्यू को रिप्लेस करके क्या किया है? यूज किया है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में ये जो फेज एंगल प्रिपेयर होने वाला है वो फेज एंगल क्या है? तो ये फेज एंगल अगर मैं यहाँ पे
फाई को एज सब्जेक्ट कंसिडर करता हूं तो क्या होगा, ये टेन का फंक्शन यहाँ पे इस ओमेगा एल और अपॉन आर को, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में क्या आएगा, कुछ इस तरह से इनवर्स फंक्शन बन के आएगा। मतलब कि फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फेज एंगल को। और ये फेज एंगल किसका है, ये वोल्टेज और करंट का बीच का ये फेज एंगल है। तो ये वोल्टेज और करंट कौन से है, मतलब कि आपकी इस पूरी की पूरी एल आर सर्किट में जब आप एसी सोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो एसी सोर्स रजिस्टर और इस इंडक्टर में से पास होता है, यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इन दोनों में से पास होने वाला करंट और इन दोनों के ऊपर डेवलप होने वाला वोल्टेज, इन दोनों के बीच का ये जो फेज एंगल प्रिपेयर कर आता है, मतलब कि फेज एंगल बनता है, वो फेज एंगल किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, वो यहाँ पे इस इक्वेशन से फाइंड आउट हो सकता है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमने डिराइव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, एलआर सर्किट का एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ किया और उस फेजर डायग्राम का हमने पाइथागोरस इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन किया। और उस सिंप्लीफिकेशन के कारण हमें यहाँ पे क्या मिला, टेन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर। और यहाँ पे जैसे ही हमने फाई को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया तो वो बन के आया टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर। तो यहाँ पे ये जो हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स का कंक्लूजन देखना है। तो देखिए, दिस एंगल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका एंगल फाई है वो एंगल यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन किस फॉर्मेट में इंक्रीज होगा, अगर आप यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो ये क्यों बोला गया, देखिए इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में क्या है, फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेन इनवर्स की इस ओमेगा की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडक्टर यूज होगा उस इंडक्टर का इंडक्टेंस और यहाँ पे ये जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये दोनों प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो यहाँ पे इनवेरिएंट होगी। क्योंकि जैसे ही हम अपनी सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स का यूज करते हैं तो वो कंपोनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू तो इनवेरिएंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल वैल्यूज का कंपोनेंट नहीं यूज कर रहे हैं। हम जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो कंपोनेंट कैसे है, फिक्स वैल्यू के हैं, जिसके कारण आपके इंडक्टर का इंडक्टेंस और रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आर और एल दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर कोई वेरिएबल टर्म बचती है तो वो वेरिएबल टर्म कौन सी है, ओमेगा है। तो ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके एसी सप्लाई की है। मतलब कि एसी सप्लाई में अगर मैं ओमेगा को चेंज करता हूं तो ये ओमेगा टेन इनवर्स की वैल्यू को भी चेंज करेगा। और टेन इनवर्स की वैल्यू को चेंज करने के कारण यहाँ पे आपका फाई भी चेंज होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे एसी सप्लाई की ओमेगा को चेंज करते हैं, ओमेगा को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये टर्म इंक्रीज होने के कारण हमें यहाँ पे रिजल्ट में ये फाई भी क्या मिलेगा, इंक्रीज होकर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट आप इस इक्वेशन का यूज करके समझ सकते हैं और हमें यहाँ पे समझा भी सकते हैं। फिर क्या है, इन सीरीज एलआर सर्किट वोल्टेज लीड्स बाय द करंट। मतलब कि इस पूरी की पूरी एलआर सर्किट में ये जो आपका वोल्टेज है वो करंट से क्या रहेगा, आगे रहेगा। मतलब कि ये वोल्टेज करंट को लीड करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका वोल्टेज है वो वोल्टेज करंट से क्या रहने वाला है, आगे रहने वाला है। लेकिन ये कितना आगे रहेगा, ये आगे रहेगा आपके इस फेज एंगल फाई के अकॉर्डेंस में। तो ये जो आपका फेज एंगल है वो फेज एंगल कोई भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी ये फेज एंगल यहाँ पे बन सकता है। तो ये जो आपका फेज एंगल है वो फेज एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके इंडक्टर का इंडक्टेंस और यहाँ पे रजिस्टर का रेजिस्टेंस दोनों को इस इक्वेशन में रखना है। और उस वक्त मतलब कि एट द सर्टेन टाइम आपके एसी सप्लाई की ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है
वो भी यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, क्योंकि ये फाई विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई क्या होता है, वेरी होता है। तो यहाँ पे क्या था, इन द सीरीज एल आर सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट, मतलब कि वोल्टेज आपके करंट से क्या रहेगा, आगे रहेगा। इन अदर वर्ड्स द करंट इज सेड टू बी लेग बिहाइंड द वोल्टेज, और दूसरे वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं कि करंट आपका वोल्टेज से पीछे रहेगा। लेग बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे रहना, और ये जो आगे रहना और ये पीछे रहना वो कितने एंगल से होगा, कितने फेज डिफरेंस से होगा, बाय द एंगल फाई, मतलब कि ये फाई एंगल से आगे या तो फाई एंगल से पीछे रहेगा। और ये फाई का इक्वेशन क्या है, वो है हमारा एबोव इक्वेशन, जो कि ये है हमारा इक्वेशन। मतलब कि वोल्टेज और करंट के कंपैरिजन में ये दोनों एक दूसरे से फाई एंगल से आगे या तो पीछे रहेंगे। और कौन आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज आगे होगा और ये करंट आपका क्या रहेगा, पीछे रहेगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हमें बात करनी है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है हमारा पावर फैक्टर। देखिए, सिंस प्योर इंडक्टिव कोइल कंज्यूम्स नो पावर, the power drawn by the circuit is the same as the dissipated by the R। मतलब कि अगर आपकी इंडक्टर की कोयल प्योर है, तो ये प्योर इंडक्टर की कोयल अपने प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण नो पावर कंज्यूम करती है, मतलब कि पावर की जीरो वैल्यू को भी अपने ऊपर कंज्यूम नहीं होने देती है, मतलब कि वो अपने ऊपर कोई भी पावर का लॉस नहीं होने देगा। तो ये किस केस में होता है, अगर आपका इंडक्टर प्योर है, तो वो प्योर इंडक्टर कभी भी रिएक्टेंस या तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसके कारण ये इंडक्टर अपने ऊपर कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं होने देगा, पावर को लॉस नहीं होने देगा। तो ये किस केस में होता है, प्योर इंडक्टिव कोइल के केस में होता है। लेकिन अगर ये प्योर इंडक्टिव कोइल नहीं है, तो उस इंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा पावर क्या होता है, कंज्यूम होता है। मतलब कि आइडियल केस में कभी भी प्योर इंडक्टर तो होने से रहा, लेकिन अगर आप इसे प्योर इंडक्टर बोलते हैं, तो आपका कहने का मीनिंग ये होता है कि ये मिनिमम से मिनिमम अपने ऊपर पावर को क्या करेगा, लॉस करेगा। ये क्या करेगा, कम से कम पावर को लॉस करेगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा या तो पूरी की पूरी सर्किट में जो भी मैक्सिमम अमाउंट में पावर लॉस होता है, वो असल में किसके इक्वल होता है, वो असल में रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला ये जो पावर होता है उसके इक्वल में होता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि रजिस्टर डायरेक्टली हीट होने लगता है और मैक्सिमम वोल्टेज को अपने ऊपर ड्रॉप करने लगता है, और ये अच्छे से अच्छी तरह क्या करता है, ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। क्योंकि रजिस्टर का असल में काम ही यही है कि वो सर्किट में रहकर ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, पावर यहाँ पे कंज्यूम होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पावर का इक्वेशन क्या है, पावर P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, या तो पावर का दूसरा इक्वेशन है आई स्क्वेयर आर। तो ये जो इक्वेशन है पावर का, कुछ इस इक्वेशन के फॉर्म में हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये एलआर सर्किट में जो भी यहाँ पे पावर लॉस होता है या तो पावर कंज्यूम होता है, वो पावर किसके इक्वल में होता है। तो जिस टर्म को हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। सिंस प्योर इंडक्टिव कोइल कंज्यूम्स नो पावर, द पावर ड्रॉन बाय द सर्किट इज सेम एज द डिसिपेटेड बाय द आर। मतलब कि अगर आपकी इंडक्टिव कोइल प्योर है, तो उसके ऊपर पावर कंज्यूम नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी सर्किट है, उसमें कंज्यूम होने वाला पावर किसके इक्वल में आएगा, वो इक्वल में आएगा रजिस्टर के इक्वल में। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है पावर का लॉस होने का या तो डिसिपेट होने का, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रजिस्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर का इक्वेशन होता है P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, या तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई स्क्वेयर, मतलब कि यहाँ पे आई स्क्वेयर को आई इंटू आई लिख देता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे आई इंटू आई, और यहाँ पे आर, रजिस्टर की टर्म तो ऐसे ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी अपॉन जेड एल आर। तो यहाँ पे क्या किया, ये दो आई में से हमने एक आई को यहाँ पे रिप्लेस किया है। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था कि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड एल आर होता है। तो ये क्या है, आपकी पूरी की पूरी सर्किट में से फ्लो होने वाला ये टोटल करंट है,
और ये पूरी की पूरी सर्किट का ये टोटल वोल्टेज है, और इस पूरी की पूरी सर्किट का ये जो इफेक्टिव ओपोजिशन है जिसे कि हमने क्या बोला था, इम्पीडेंस, तो ये क्या है, ये जो सभी तीन टर्म्स है आई वी और जेड एल आर, ये तीनों टर्म्स पूरी की पूरी एल आर सर्किट्स के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये है पूरी की पूरी सर्किट का करंट, ये पूरी सर्किट का वोल्टेज, और ये पूरी की पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड एल आर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस करंट को मतलब कि आई की इस टर्म को हमने यहाँ पे V अपॉन जेड एल आर से क्या कर दिया, रिप्लेस, और एक आई को एज इट इज रहने दिया और आर को भी क्या कर दिया, एज इट इज रहने दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इस आई और V को कलेक्ट कर लेता हूँ, तो आई और V को कलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई इंटू वी, और ये जो आपका रजिस्टर है वो रजिस्टर यहाँ पे जेड एल आर के साथ कंबाइन होके ये टर्म क्या बनाएगा, आर अपॉन जेड एल आर। तो कुछ इस तरह से हमने इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां पे ये जो हमारा रजिस्टर और रिएक्टेंस के बीच का ये जो हमारा पूरा का पूरा फेजर डायग्राम था उसे याद करना है। तो याद कीजिए, उस फेजर डायग्राम में ये वर्टिकल लाइन कौन सी थी, वर्टिकल लाइन थी काई एल की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी थी, वो थी रजिस्टर की, और इन दोनों के बीच में ये जो रिजल्टेंट लाइन बनी थी वो किसकी थी, वो थी जेड एल आर की, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता था वो कौन सा था, फाई था, और यहाँ पे ये जो साइड थी उस साइड को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इसी ट्राइंगल को आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, कंसीडर करना है। तो जैसे ही आप इस ट्राइंगल को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो अब आपको क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे कोस ऑफ फाई को कंसीडर करना है। तो देखिए, कोस ऑफ फाई का मतलब क्या होता है, कोस ऑफ फाई का मतलब होता है, ये कंसीडर कीजिए, कोस ऑफ फाई। तो कोस ऑफ फाई मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन यहाँ पे आता है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारी इस एंगल की कंपैरिजन में क्या है, एडजेसेंट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड क्या है, ये एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे आर। तो ये आपका एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा आर। फिर हाइपोटेनस आएगा, तो हाइपोटेनस क्या है, ये है आपका एंगल का हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जेड एल आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हाइपोटेनस की वैल्यू को यहाँ पे आर के अपॉन में लिखेंगे जेड एल आर। तो देखिए, यहाँ पे आर अपॉन जेड एल आर इक्वल्स क्या आता है, कोस ऑफ फाई। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस पूरे के पूरे इक्वेशन में हमने फेजर डायग्राम को कंसीडर करके कुछ टर्म का क्या करना है, रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर अपॉन जेड एल आर था। तो जैसे कि हमने फेजर डायग्राम में देखा कि आर अपॉन जेड एल आर इक्वल्स में क्या आता है, कोस ऑफ फाई होता है। मतलब कि मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे इस टर्म के इक्वल्स में कोस ऑफ फाई लिख सकता हूँ। तो मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, आई इंटू वी के साथ कोस ऑफ फाई लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आया, P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी कोस ऑफ फाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पावर जो कि डिसिपेट होता है, किसके कारण होता है, असल में ये रजिस्टर के कारण होता है, क्योंकि इसमें ये जो मोर रोल है वो किसका है, वो रजिस्टर का रोल है। क्योंकि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इक्वेशन में डायरेक्टली आर यहाँ पे शो होता है, जबकि जेड एल आर इस इक्वेशन में जो दूसरी टर्म है वो टर्म किसके ऊपर डिपेंड है, वो तो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली और सोचने वाली बात है वो ये है कि ये आपका कोस ऑफ फाई वो डायरेक्टली डिपेंड्स है आर के ऊपर, जबकि जेड एल आर के ऊपर तो ये इनवर्सली डिपेंड है। मतलब कि ये जेड एल आर अगर इंक्रीज होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जेड एल आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। लेकिन ये जो आर है वो आर यहाँ पे क्या है, वो ऊपर की टर्म में है, जिसके कारण क्या होगा, ये कोस ऑफ फाई ये पूरी की पूरी टर्म डायरेक्टली किसकी इक्वालिटी में इंक्रीज होने लगेगी, ये आर की इक्वालिटी में इंक्रीज होने लगेगी। जिसी के कारण हमने यहाँ पे बोला था कि ये आपका पूरा का पूरा जो सर्किट है, इस सर्किट का पावर जो है वो किसके कारण ड्रोन होता है, वो यहाँ पे आर के कारण डिसिपेट होता है, ड्रोन होता है। मतलब कि पूरा का पूरा पावर कंज्यूम होने का ये जो फैक्टर है वो फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द आर है।
सो आई होप कि यहाँ पे आपको पावर फैक्टर की ये जो टर्म थी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में एलआर सर्किट के बारे में हमने क्या क्या कंसिडर किया, क्या क्या कंक्लूजन निकाला। हमने यहाँ पे ये देखा कि एलआर सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, उसका जो वोल्टेज का फेजर डायग्राम बन के आता है वो फेजर डायग्राम क्या होता है, उसका ये जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से इम्पीडेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और हमने यहाँ पे इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ करके ये भी देखा कि पूरी की पूरी सर्किट में ये वोल्टेज और करंट जो होता है उन दोनों के बीच में कितना फेज एंगल प्रिपेयर होता है। और ये फेज एंगल है वो फेज एंगल tan ऑफ फाई का इक्वेशन यूज करके हम यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर कुछ इस तरह से कंसिडर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो सभी टर्म्स थी एल आर सर्किट के बारे में वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से एसी सर्किट के अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग सर्किट्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की लिंक में जाकर आप उसके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको एसी सर्किट के सभी अलग अलग टॉपिक्स का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर के बारे में तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं यहीं से आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।